बदल के अच्छा संगीत डाल देना। ये कर सकता है तू? या तू मुझे सिंगर बना सकता है? मुझे सिंगर बना दे, मुझे सिंगर बना दे साथिया, ना 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 ना। बोल ना। मैं बस चाह रहा था कि आप देख लें कि मेरे साथ क्या होता है। हेलो एंड वेलकम गाइस, पीछे वाला सारा डिलीट होगा टू नीति एंड रमन शो द रिएक्शन चैनल, आपका अपना चैनल, क्योंकि आपके हिसाब से चल रहा है यहाँ पे कारोबार। पता नहीं क्यों ऐसी सी लुक्स देते हैं मुझे लोग, सीरियस लुक्स। मेरी इंजॉयमेंट से लोगों को प्रॉब्लम है। खैर, शुरू करते हैं आज एक ऐसी वीडियो जो कि कमेंट्स में बहुत बार सजेस्टेड है। मतलब मैं भी छोटी थी, स्कूल में थी जब ये हुआ, और अच्छा। तो मैं भी कभी छोटी थी यार, क्या मैं सीधे। और आज ना मुझे लगा कि हम ये वीडियो करते हैं। वैसे तो बहुत सारी अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी दुआ से, बट मुझे लगा कि आज ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं जम्मू से हूँ। My mom and my family is from Jammu, so I called up my mother and I got to know that kids are not going to school. तो मेरी सुबह niece, टिंटिन का फोन आया। हाँ, तो और टिंटिन ने ने सीधा बोला मासू, मैंने बोला हाँ आज छुट्टी हो गई। उसको स्कूल गए हुए भी 2 दिन हुए, हाँ, स्टार्ट हुए हैं जस्ट। फर्स्ट में है वो। और उसने बोला मासू आज छुट्टी हो गई। मैंने बोला काहे को? क्या बोल रहा था? मिलिटेंट आ गए जम्मू में। मिलिटेंट आ गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं। तो जब ये कुछ होता है तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ को इम्पैक्ट होता है। जो उसकी बेटी है वो, हाँ, तो एवरीथिंग इज क्लोज्ड। एंड मेरे को लगता है पीएम मोदी जी की विजिट है 1-2 दिन में, परसों सांबा में परसों, हाँ। तो मेरे जीजू तो गए थे काम पे, बट एवरीबडी वाज वरीड, और काफ़ी वो आपने न्यूज़ में देख लिया होगा। तो मुझे लगा कि यार चलो आज तो कारगिल वॉर वाली देखते हैं, जरा देखें इन्होंने क्या किया है तब, और अब ये क्या ही कर सकते हैं। गुस्सा दिला देते हैं यार, वही ना। शुरू करें? चलो। जय हिंद। इस वीडियो में हम कारगिल को कैसे जीता गया इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि क्या था थल सेना का विजय ऑपरेशन, और वायु सेना का सफेद सागर ऑपरेशन, और नौसेना का ऑपरेशन तलवार। इन तीनों ऑपरेशन के द्वारा किस तरह से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर लिया गया, जिस वजह से पाकिस्तान पूरी तरह पीछे हटने से मजबूर हो गया। 1998 में परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक परमाणु संपन्न देश थे। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच यदि युद्ध होता है तो ये काफी घातक हो सकते हैं। इसलिए इसको समझते हुए और काफी दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी 1999 को बस द्वारा दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुए, और एक लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 21 फरवरी 1999 को। और जब अटल बिहारी वाजपेयी 1999, हाँ, दैट आई रिमेम्बर, आई वाज इन कॉलेज। व्हाट? 1989 में पैदा हुई थी। 79। मैं तो तेरे पीछे हो लिया। लाहौर में बस से उतरे तो बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। दोनों देशों ने कहा कि अतीत में हमने जितने भी युद्ध किए हैं उसे भुलाकर हम सब अब एक सौ अस्तित्व पे आगे बढ़ेंगे, और हम बहुत ही जल्दी मिल बैठकर कश्मीर मुद्दे को सॉल्व कर लेंगे, इसमें बिना किसी देश को इंटरफेयर किए। अटल बिहारी वाजपेयी को 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं जान रहा था कि ये 21 तोपों की जो सलामी दी जा रही है भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में, ठीक 3 महीने बाद यानी मई में यही तोपें भारतीय सैनिकों के सीने पर गिरेंगी। लाहौर में जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ये कह रहे थे कि हम उन्हें सैल्यूट नहीं करेंगे। भाई मत करिए ना, तुम्हारे सैल्यूट के हम लोग भूखे हैं। लेकिन ये जो था, ये आदमी इतना बड़का, ये इसको तो इसी के देश में फांसी की सजा हुई है। इसने खुद अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके खुद राष्ट्रपति बन गया था वहां पे। तो ये इसने क्या किया, एक प्लान बनाया, ऑपरेशन बद्र, अल बद्र प्लान बनाया, और इसमें ना कई जनरल थे, 4-5 लोग, यही लोग मेन थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो तो एकदम ये तो था ही भाई, ये जनरल ही थे परवेज मुशर्रफ, और यहाँ पे चीफ ऑफ जो जनरल स्टाफ थे अजीज खान, और यहाँ मेजर जनरल जावेद हसन। ऐसा कहा जाता है कि पूरा जावेद हसन ने ही रूपरेखा तैयार किया था। हालांकि इतने लोगों का योगदान था कारगिल में। ये लोग चाहते थे कि जो शिमला एग्रीमेंट के बाद ये हुआ था, हम लोग में एक आपसी सहमति थी कि करगिल का जो एरिया है वहाँ टेम्परेचर -30 -40 चला जाता है, इतना ठंड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे, अक्टूबर
अक्टूबर के बाद हम भी अपनी पोस्ट जो बंकर को छोड़ के चले आते थे और पाकिस्तान भी चला जाता था। फिर हम लोग जाते थे मई जून के महीने में। तो पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि 1999 में हम क्या करेंगे, अपनी जो जैसे भारत पीछे हटेगा, पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे और उल्टे अपनी फौज भेज देंगे, उन बंकरों में घुसा देंगे जो भारत खाली करके गया है, और उन्हें हम क्या करेंगे, पूरी हथियार सप्लाई A to Z दे देंगे। ये ऑपरेशन अल बद्र में चल रहा था। इसको आप मैप से समझिए ध्यान से। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये आपका एक्चुअली POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ये जो एरिया है, यहाँ से हम लोग, ये जिला जो आता है वो कारगिल जिला आता है। एक्चुअली लड़ाई जो थी वो कारगिल जिले में थी, वो 4 सेक्टर में थी। उसको एक्चुअली जिला कारगिल होने की वजह से उसका नाम कारगिल दे दिया। देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, यहाँ से श्रीनगर से लेह तक एक सड़क जाता है 1A, नेशनल हाईवे 1A। अब पाकिस्तान का जो प्लानिंग क्या था कि ये हाईवे को हमको कैसे भी काट देना है। ये हाईवे काटने का 2 मकसद था। एक हाईवे को यहाँ से काट दीजिए और एक एरिया से, ताकि यहां से कोई सियाचिन में ना जा सके। अगर सियाचिन का हाईवे कट जाएगा तो सियाचिन भारत के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वहां डायरेक्ट पहुंच नहीं है। अब बीच में इतने पहाड़ हैं कि नॉर्मल सड़क बनाई ना जा सकती है। तो इसलिए ऑपरेशन अल बद्र के द्वारा मुशर्रफ ये सोचे कि हम ये हाईवे को काट देंगे तो पाकिस्तान, भारत बैकफुट पे आ जाएगा। और रियली भी थी। जैसे आप यहां देखेंगे, ये डॉटेड लाइन हमारी LAC है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब ये जो सड़क जा रही है, ये सड़क है हमारी श्रीनगर से लेह तक। अब यहाँ कारगिल देखिए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही करीब है। इनकी प्लानिंग क्या थी, ये लोग 4 जगह से भारत में घुस गए। देखिए कारगिल जो बोलते हैं, कारगिल की लड़ाई, कारगिल जिला था, उसमें 4 जगह थे। जैसे आपके जिला में कैसे ब्लॉक या तहसील होते हैं, कई सारे होते हैं, तालुका टाइप का, उसे ही था कारगिल जिला। इसमें 4 महत्वपूर्ण सब डिवीजन में लड़ाई चल रही थी। ये क्या किया, ये 4 जगह से घुसपैठ कर दिया। यहाँ पर 4 एरिया से घुसपैठ किया। सबसे पहला जो एरिया था मस्कोक एरिया था, ये मस्कोक एरिया में घुसपैठ कर दिया। उसके बाद जो एरिया था वो द्रास का एरिया था। सबसे भीषण जो लड़ाई हुई थी वो द्रास में हुई थी। इसी में तोलोलिंग, टाइगर हिल और 0.5140 इसमें सब आते थे सब। ये तो ये वाला एरिया हो गया द्रास, और इसके बाद ये वाला एरिया हो गया काक्सर। काक्सर का एरिया जो था वो एक्चुअली बैकअप के लिए इन लोगों ने यूज किया था। और काक्सर के बाद ये बटालिक एरिया, बटालिक सबसे लास्ट में था। अब आप बताइए बटालिक क्यों किया गया था, क्योंकि बटालिक पे अगर कब्जा हो जाएगा तो हम सियाचिन नहीं जा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना, ये चारों पॉइंट एक्चुअली कारगिल में आ रहे थे, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कारगिल का युद्ध। लेकिन कारगिल का युद्ध में जो सबसे भीषण एरिया जगह युद्ध हुआ था वो था द्रास में। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये लड़ाइयाँ कैसे कैसे हुई थी। देखिए ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर पशुपालन ज़्यादा होता है। तो एक याक पहाड़ी जीव होते हैं, पहाड़ी पशु है, तो याक चरा रहे थे लोग। तो ये तासी नाम दयाल नाम के एक व्यक्ति का याक खो गया था। वो उसे ढूंढने गया और दूरबीन में देखा तो उसको दिखाई दिया कि कुछ लोग पत्थर को खोद रहे हैं और वहाँ छुपने की जगह बना रहे हैं, बंकर बना रहे हैं। और वो दाढ़ी वगैरह रखे तो समझ गया कि भाई ये पाकिस्तानी है। ये भागा भागा आया, आर्मी को बताया कि भाई वहाँ ऐसी ऐसी घुसपैठ हो रही है। नीचे से जाते हुए उनको पहले से देख लिया, उन्होंने चढ़ा हुआ है। तो मैंने बोला साहब जी वहाँ तो और भी है। तो हैरान वाली बात हो गया, साहब ने भी नहीं माना। तो मैंने उसमें कसम खाना पड़ा बच्चे और माँ का। तो आर्मी ने देखा तो भाई आर्मी को भी हलचल दिखाई दी, हेलीकॉप्टर से सर्वे लिखा गया तो भारत को भी पता चला कि भाई यहाँ पे घुसपैठ है। तो इसके लिए पेट्रोलिंग पार्टी, पेट्रोलिंग मतलब होता है जांच के लिए, पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई 5 मई को। 5 मई को भेजा गया पेट्रोलिंग पार्टी में 4 से 5 जवानों को वहां पर घुसपैठी। ये चारों से एक्चुअली पहाड़ पे आप चढ़ रहे होते हैं, वहां पहले से वो छुप के बैठे होते हैं, तो वो आराम से आपके ऊपर शूट कर सकते हैं। हमारे सैनिकों को उन लोगों ने मार दिया, हमारे सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद जो हुआ वो एकदम भयानक हो गया। ये 9 मई को सीधा हमारा कारगिल के जिला पर, अब जैसे कारगिल का कई एरिया है, जैसे मस्कोक है, द्रास है, बटालिक है, काक्सर है, तो ये 4-5 अलग है, छोटे छोटे डिवीजन है, लेकिन एकदम मेन जिला पे ही कारगिल जिला में आके पाकिस्तानी आर्मी का एक तोप का गोला गिरा और भारत का जो एमुनेशन डिपो था जहां गोला बारूद रखा था पूरा वही उड़ा दिया और एक झटके में भारत को 127 करोड़ का लॉस हो गया। इन सब के होने के बाद भारत को लग रहा था कि ये मामूली घुसपैठी आतंकवादी हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से साफ होने लगा कि ये आतंकवादी नहीं है। इन आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तानी पिल्ले बैठे हुए हैं, उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान बैठे थे। उनके अंदर इतना तो कलेजा नहीं है कि सामने सामने लड़े। अरे साले मर्द की औलाद हो तो सीधा बोले रहते ना कि मत लौटो। हम लोग जब लौट गए थे ठंड में तो तुम आके वहां बैठ गए थे, उसके बाद वीर बन रहे हो। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब आप हमला करने जाते हैं तो माना जाता है कि आपकी फौज 3 गुनी होनी चाहिए,
क्योंकि दुश्मन पहले से बैठा है। लेकिन पहाड़ी लड़ाई में ऐसा माना जाता है कि नहीं, आपको 9 गुना लॉस होगा। एक तो आप चढ़ेंगे, आपको चढ़ाई में दौड़ नहीं सकते हैं खाली मैदान की तरफ, और वो आराम से बैठा हुआ है पहाड़ में, हल्का सा एक मौका कर लेगा, बंदूक निकाल लेगा, आपको दिखेगा नहीं कहां से गोली आ रही है। अब भारत के सामने यही बड़ी समस्या थी, कैसे कैसे हमला किया जाएगा। तो ये टोटल का एरिया देखिए कारगिल है। तो ये सही बोल रहे हैं। उस टाइम ये हो गया था कि ये लोग पहाड़ियों के ऊपर बैठ गए थे, पाकिस्तानियों के पास एडवांटेज थी, ये वहाँ से ऐसे बंकरों में से छोटा सा होल से अपनी बंदूक निकालते थे, और हमारे हिंदुस्तानी ऊपर आ रहे हैं लड़ने, वो तो चल रहे हैं, अभी पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी ना उनको, वो नीचे से ही उनको मार देते थे। मतलब मेरे अपने जानने वाले, मेरा माई ब्रदर वॉज इन, मतलब कज़न ब्रदर, वो उसमें था इंडियन आर्मी में डॉक्टर, तो उसके कितने फ्रेंड्स और बहुत सारे जानने वालों की उस टाइम न्यूज़ आई थी। मतलब बहुत गंदा किया है इसने, तभी तो हम इतनी गालियाँ देते हैं, इनको सही गालियाँ पड़ती हैं। जब हमारे देश पे अटैक कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ही फ़िल्टर मारें, बोलो। फिर हम थोड़ी डरते हैं पाकिस्तानियों की तरह छुप के बैठेंगे। सही बोल रहे हैं खान सर। सही बोल रहे हैं खान सर। आगे देखते हैं, मैं एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी बड़ा अच्छा ये लगा। मोस्कोक है। इसके बाद ये द्रास है। तो मेन जो झमेला था वही वो द्रास में था, क्योंकि द्रास जो है हाईवे के एकदम करीब में भी, करीब का एरिया था, और यहाँ की जो पहाड़ियाँ थी वो काफ़ी ऊंची थी, जिससे कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर कौन जा रहा है आराम से देखा जा सकता था। पाकिस्तान इतना डोमिनेंस कर लिया था कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर आप एक स्कूटर नहीं ले जा सकते थे बिना उनके हिसाब से, क्योंकि वो आराम से गोली मार सकते थे, सर पे गोली मारते थे एकदम टीप के वो सब। तो भारत को यहाँ पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। ये भारत की इंटेलिजेंस फेलियर थी, ये पूरी तरह से आके इन पहाड़ियों पे बैठ गए। अब ये जो आपका द्रास का एरिया दिख रहा है, ये भले इतना छोटा यहाँ दिख रहा है, अब ये देखिए पूरा का पूरा एरिया द्रास है। अब भारत ने अपनी थल सेना का ऑपरेशन विजय चालू किया 19 मई को, ऑफिशियली इसी दिन से युद्ध स्टार्ट हो गई। अब हम लोगों ने कहा कि भैया एक टुकड़ी द्रास में भेजते हैं, कुछ यहाँ पे मॉस्को के एरिया में, यहाँ पे काक्सर में, और ये वाला एरिया जो आपका बटालिक है यहाँ पे भी भेजते हैं। भीषण लड़ाई हो गई आपकी द्रास में, क्योंकि द्रास का एरिया बहुत ऊंचा पे था। अब यहाँ 3-4 ऐसे जगह थे जहां पे कब्जा करना जरूरी था, जैसे तोलोलिंग हो गया, टाइगर हिल हो गया, पाइप पॉइंट, मतलब देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पहाड़ी भी हैं सब लाइन से, तो इसका अलग अलग नाम ना देके सेना के मानचित्र में उसका नाम दे दिया गया पॉइंट 5140, और एक और पॉइंट है पॉइंट 4590। ऐसे कई ठो पहाड़ियां हैं सब, और ये पूरा मिला देते हैं ना तो ये एरिया बनता है द्रास। अब इस द्रास के एरिया में युद्ध करना बड़ी भयानक था। इधर तोलोलिंग थी, तोलोलिंग के बाद यहाँ पर आपका मम था, फिर पॉइंट 5140 था। ऐसे करते करते इस एरिया तक पूरा जीत लेंगे तो लास्ट में पड़ता था टाइगर हिल। टाइगर हिल बहुत ही ज्यादा हाइट पर था, और इन सब पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे सब, इतना भीषण एरिया में ये लोग आकर बैठ गए थे। अब भारत को नीचे से जाना था इस एरिया में। जनरल परवेज मुशर्रफ के प्लान के हिसाब से उन लोगों ने भारत के 140 पोस्ट पर कब्जा कर लिया था, बंकर बना लिए थे, और हर पोस्ट में उन्होंने भारी मात्रा में हैवी मशीन गन, मोटार, आर्टिलरी, पीछे से तोप का सपोर्ट, स्ट्रिंगर, सरफेस टू एयर मिसाइल, हर तरह के मिसाइलों से लैस थे, और वो लगभग 1500 की संख्या में थे। समस्या ये थी कि यही नहीं समझ में आ रहा था कि वो हमला कहां से कर रहे हैं। ये द्रास का सेक्टर अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है वो टाइगर हिल है। ये सबसे हाइट पे था इस एरिया में टाइगर हिल, लेकिन इसके इधर कई तो पॉइंट 5140 थी। यहाँ पर आपने सुना होगा विक्रम बत्रा, दिल मांगे मोर। तो ये लोग इस एरिया में ना, जो हमारे राजपूताना राइफल थी, ग्रेनेडियर थी, जम्मू कश्मीर राइफल थे, जाट रेजिमेंट के सैनिक थे, गोरखा थे, कई सारे पूरी भारत के हर एरिया से फौज को लगाया गया था। तो यहाँ पर बेसिकली ग्रेनेडियर थे, राजपूत राइफल थे, और जम्मू कश्मीर राइफल के जवान थे। तो ये इस एरिया से गए। पहले ये लोग यहाँ से गए, तोलोलिंग पे कब्जा किया, तोलोलिंग के बाद कई छोटे छोटे पॉइंट पर कब्जा किया, तोलोलिंग के बाद सेकेंड हाइट पे जा था पॉइंट 5141 था, यहाँ कब्जा किया गया। यहाँ कब्जा के बाद आप देखिए यहाँ से सीधा टाइगर हिल यहाँ है, यहाँ पर हमला हो रहा था, और ये ससुरे सब यहाँ से आर्टिलरी फायर कर रहे थे सब, तोप यहाँ से। सोचिए उनको कहाँ दिखेगा, और यहाँ एयरफोर्स भी सक्सेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन भारतीय जवान रुकने वाले कहाँ हैं ससुरे तुनाई। भारत माँ को जब भी जरूरत पड़ी है, भारत के वीर सपूतों ने कभी भी अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटे। भारतीय सैनिक जब पॉइंट 5141 पे कब्जा किए तो यहाँ से नीचे उतरते वक्त भी बहुत ज्यादा यहाँ से भीषण फायरिंग हो रही थी। यहीं पे बहुत सारे फौजी हमारे शहीद हो गए। फिर प्लान बनाया गया कि हम लोग इस डायरेक्शन से उतर के कुछ उस डायरेक्शन से, तीनों ओर से घेरा जाए हम लोग टाइगर हिल के ऊपर। 3 ओर से टाइगर हिल को घेर के, और फिर भारत ने टाइगर हिल पर अपना तिरंगा लहरा दिया था।
देखिए यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ये आपको टाइगर हिल दिख रहा है। अब टाइगर हिल से इतना दूरी पे आप देखेंगे तो ये तोलोलिंग का एरिया, ये तोलोलिंग पहाड़ी है, ये टोटल एरिया जो है वो द्रास है। अब तोलोलिंग की जो पहाड़ी है वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर लड़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो गया था तोलोलिंग पर। अब यहाँ तोलोलिंग पे तो पहले से तोलोलिंग पीक है, यहाँ पे पाकिस्तानी पहले से बैठे थे और जो हिंदुस्तानी फौज थी वो नीचे से आ रही थी। अब हिंदुस्तानी फौज नीचे से जब चढ़ रही थी तो ये जो पाकिस्तानी थे इस साइड में अपनी आर्टिलरी गन रखे थे, यहाँ से हमला कर देते थे। अब तोलोलिंग की ऊंचाई से ये पूरे एरिया पे डोमिनेट करते थे। ये एरिया नीचे होने की वजह से हम लोग जब द्रास से ऊपर चढ़ना चालू किए तोलोलिंग पे तो ये सीधा हमला कर देते थे। फिर भी भारतीय सूरवीरों ने किसी भी तरह इस मुश्किल चोटी के ऊपर चढ़ान किया। तोलोलिंग को जीतने के बाद इसके अगल बगल में देखेंगे तो कई सारी पहाड़ियां हैं जिन्हें अलग अलग पॉइंट के नाम पे जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉइंट 5140। इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियां थी। इन पहाड़ियों को पार करने के बाद अब देखिए इतनी दुर्गम में पहाड़ियों में जा जाके लड़ाई लड़ना था और दुश्मन यहाँ पर 100 से ज्यादा पोस्ट बना के बंकर बना के वहां पर गुफा टाइप का उसमें छुपा हुआ था। हमारे सैनिकों को दिखता भी नहीं था स्पष्ट कि उनकी लोकेशन कहाँ है। ये पार करके इस एरिया की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो थी टाइगर हिल। द्रास के तोलोलिंग और उसके छोटे पहाड़ियों पे जीतने के बाद अब इस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ आप देख रहे हैं ये टाइगर हिल। इसको फतह करना बहुत ही मुश्किल था। टाइगर हिल पे हमारे जो जम्मू कश्मीर राइफल, जो राजपूताना राइफल रही, हमारी जो ग्रेनेडियर्स, इनकी पोस्ट पहुंची फौज पूरी तरह से। अब ये इतना सीधा चढ़ाई पे और यहाँ से ये लोग टोटल एरिया डोमिनेट कर रहे थे। इस वजह से इंडिया को जो थी कैजुअलिटी ज्यादा हो गई क्योंकि ये पहाड़ पर वो पहले से छुपे हुए थे। एक तो इतनी ऊंचाई थी। अब आप सोचिए जो कुतुब मीनार है वो 240 यानी लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर है और ये लड़ाई चल रही थी 18,000 फीट। आप 250 फीट कुतुब मीनार चढ़िएगा तो थक जाते हैं। ये 18,000 फीट पर दुश्मनों का आमना सामना मुकाबला था। उसमें से चोट्टो पाकिस्तानियों की फौज पीछे से तोप से फायरिंग कर रही थी, इनडायरेक्टली मोटार तोप, हैवी मशीन गन इत्यादि से। और इनको छुपने में एक सहायता होती थी क्योंकि रूल है कि जो ऊंचाई पर रहता है उन्हें युद्ध में ज्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए टाइगर हिल को तीन ओर से घेर लिया गया। तीनों ओर से घेरने के बाद जब टाइगर हिल पर कब्जा हुआ तो समझने लगा कि भैया द्रास का एरिया जो है ना अब पूरी तरह से इंडिया के डोमिनेंस में था। लेकिन बाकी बटालिक सेक्टर वगैरह में अभी भी घुसपैठ बनी हुई थी। लेकिन ये टाइगर हिल जीतने के बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल भी टाइगर हिल से ज्यादा ऊंचा उठ गया था। करगिल की लड़ाई में सबसे निर्णायक अगर किसी हथियार ने अगर साथ दिया था तो वो बफोर्स तोप ने साथ दिया था। सही करता ना मोदी, ईंट का जवाब पूरे ईंट के ट्रक से देता है, पत्थर का जवाब ईंटों के ट्रक से देता है। हमें ऐसा ही नेता चाहिए भैया, हमें नहीं चाहिए आराम से बात करने वाले स्ट्रैटेजी। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते, एक धेले का, एक पैसे का नहीं, एक चवन्नी का नहीं। ब्रेक लेके क्या किया है, ये तो भड़क उठी। मतलब मुझे गुस्सा आता है यार। मतलब व्हाई डू वी हैव टू लूज आवर पीपल बिकॉज दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। नहीं कर सकते उस पर विश्वास एक मिनट के लिए भी नहीं। प्ले बफोर्स तोप ने इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया था कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से ये हमला हो रहा है। जबकि आपको याद होगा तो जब राजीव गांधी की सरकार थी तो इनको बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे कि बफोर्स में घोटाला हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन जब युद्ध के मैदान में जब बफोर्स अपने रियल मैदान में उतरा तो जितने विरोधी थे जो ये बोल रहे थे कि राजीव गांधी ने घोटाला किया है, उन लोग का एकदम मुंह बंद हो गया क्योंकि ये एकदम पिन पॉइंट निशाना मारता था, एकदम टीप के। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. जबकि पाकिस्तानी को समझ में नहीं आता है मार कैसे रहा है। हम किसी अलग वीडियो में आपको बता देंगे कि तोप से कैसे निशाना बनाया जाता है। एक्चुअली उसके लिए 8 फिगर आर्टिलरी निकाली जाती है 4 फिगर के हिसाब से। तो वो 4 फिगर 8 फिगर के हिसाब से इनको कितनी नॉलेज है ना। मतलब ही नोज not just superficial thing but he knows every single thing. मेरे को लगता है कि वो इसलिए नहीं कि because he's a teacher, बिकॉज मुझे लगता है उनकी पर्सनैलिटी वैसी है, उनको खुद वो नॉलेज इकट्ठा करना। जो बंदा होता है ना कि एक कि मुझे सब पता होना चाहिए, ये कैसे चलती है, उसमें भी इंटरेस्ट है, उनको बहुत कुछ पता है यार। हैट्स ऑफ। इसको निकाल के मारा जाता है। 40 किलोमीटर रेंज होता है। 40 किलोमीटर तो दिखता भी नहीं है, ये फिगर के हिसाब से मारा जाता है, नक्शा के हिसाब से। वैसे ही हमारे यहाँ राफेल खराब है, राफेल खराब है। अभी चाइना से युद्ध हो जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि राफेल क्या है। तो हमारे यहाँ ना देखिए भाई, किसी की भी सरकार रही, विपक्ष में बैठे हो तो मतलब सरकार को गरियाओ। एक तरह से कह लीजिए तो यह हमारे पॉलिटिक्स का एक परंपरा है कि विपक्ष में बैठे हो तो सरकार को गरियाओ। उस वक्त बफोर्स के लिए आप राजीव गांधी को गरिया रहे
गए थे, अभी आप राफेल के लिए नरेंद्र मोदी को गिरियाओ। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि गाली किसी एक पार्टी ने सुना है, यहाँ सब पार्टी गाली सुनती है, भले वो कुछ भी करे। आर्टिलरी गन के बाद वायुसेना ने भी अपना ऑपरेशन सफेद सागर चालू कर दिया। 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अगले ही दिन यानी 27 मई को, ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत खराब दिन एक तरह से कह सकते हैं, तो क्योंकि यह इस वक्त भारतीय वायुसेना को कई सारे झटके लगे। उन्होंने अपना मिग 27 विमान को उड़ाया, जो वहां पे पहाड़ी क्षेत्र में गया और इसमें टेक्निकली खराबी आ गई थी। ये हालांकि पाकिस्तानी कहते हैं कि उन्हें मारकर गिरा दिया गया था। टेक्निकली खराबी आने की वजह से इसके जो पायलट थे नचिकेता, वो क्या किए, पैराशूट से ड्रॉप किए और गलती से उनका पैराशूट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड गिर गया, पाकिस्तान साइड में। बाद में पाकिस्तान ने भारत के दबाव में लौटा दिया, जैसे अभिनंदन जी के साथ मामला हुआ था। लेकिन तब तक, ये तो बात का मैटर है कि जब लौटाया था, लेकिन उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं चल रही थी 27 मई को कि कहाँ गए, इनका कोई रडार से सिग्नल भी गायब हो गया था। तो इनके पीछे निकले थे मिग 21 लेके अजय अहलुवालिया। अजय अहलुवालिया साहब गए थे सर्च करने के लिए, तो ये काफी लो हाइट से उड़ान भर रहे थे क्योंकि इनको खोजना था अपने साथी नचिकेता का विमान। लेकिन इन्हीं पर पाकिस्तानियों ने स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। अब सोचिए, किसी आतंकवादी के पास मिसाइल होता है, स्टिंगर मिसाइल। ये चट्टा पाकिस्तानी था, दुनिया में कह रहा है कि मतलब हमारी फौज नहीं है। अरे हिजड़ो कहीं कि तुम्हारी फौज नहीं है। एक तो लड़का हमारे वीडियो पे कमेंट किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश भारत है। इस ससुरा पाकिस्तानी ऐसा कमेंट करता, हमको तो हंसी ही नहीं, चूल कर हम रिप्लाई कौन सी करे चोट्टा। पाकिस्तान वहाँ पे दो तरह के सोल्जर होते हैं, एक होते हैं वो जो वर्दियां पहनते हैं और एक होते हैं जो टेररिस्ट होते हैं, वो भी उनके सोल्जर ही होते हैं। उनकी सरकार से ही मिलके वो करते हैं, जो पिक्चरों में दिखाता है वो बिल्कुल सही है और जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। तो मैं बिल्कुल ही उसके साथ हूँ कि सही है, सब सही है। मारो सालों को। तू सबसे बड़का है, हम लोग को बोल रहा है। हाँ। तो आतंकवादियों ने अजय अहलुवालिया के स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। स्टिंगर मिसाइल से जब हमला किया तो ये इन्होंने सीट एजेक्शन का बटन दबाया। इसके बाद सीट एजेक्शन हो जाता है, हम राफेल के वीडियो में आपको सब समझा दिए थे। और उसके बाद जब ये पैराशूट से नीचे उतरे तो ये पाकिस्तानियों ने हैवी मशीन गन से फायरिंग किया। आसमान से अजय अहलुवालिया के शरीर के टुकड़े गिर रहे थे, वहां पर एकदम निर्मम हत्या कर दी गई। ये वायुसेना एक बहुत बड़ा कह लीजिए तो एक काला दिन था। वायुसेना ने सोची कि हम अपने हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फाइटर जो होते हैं बहुत तेज रफ्तार से निकल जाते हैं, दुश्मन कहाँ छुपा है पता ही नहीं चलता है। और हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो थोड़े धीरे स्पीड से होते हैं और एक जगह रुक भी सकते हैं। लेकिन भारत के साथ समस्या क्या था, जो उसके MI-24 या MI-35 जैसे भीषण लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, ये सब के पास जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, ये इनके पास हथियार ज़्यादा होता है, लेकिन इनकी लोड इतने भयानक थी कि ये उतना हाइट पर उड़ नहीं सकते हैं। ये केवल 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ तो लड़ाई हो रही थी 18,000 फीट की ऊंचाई पर। सोचिए 18,000 फीट, कुतुब मीनार 250 फीट की ऊंचाई पर, वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर। अब क्या किया जाए, तो भारत ने अपना MI-17 जो हेलीकॉप्टर था, जो सवारी ले जाने वाला हेलीकॉप्टर था, जिसमें कोई भी मिसाइल नहीं लोड किया जा सकता है, तो भारतीय वायुसेना के इंजीनियरों ने इसमें क्या किया, अलग से मिसाइल ले जाने के लिए पॉट जोड़ दिया। आप यहाँ देखिए, इसमें कोई पॉट नहीं है, लेकिन यही हेलीकॉप्टर में यहाँ पे आपको रॉकेट ले जाने के लिए पॉट जोड़ दिया गया। लेकिन इसमें एक खराबी थी, जो हमारे 4 MI हेलीकॉप्टर थे, इसके पास आती हुई मिसाइलों के, क्योंकि पहले जो 2 विमान थे उन पर तो मिसाइल अटैक हो गया था, स्टिंगर मिसाइल कंधे पे रख के मार दिया जाता है। तो ये लोग स्टिंगर मिसाइल से बचने के लिए एक फ्लेयर का प्रयोग करते हैं। वो आग का गोला होता है। एक्चुअली स्टिंगर मिसाइल जो होती है वो गर्मी को सूंघ के आती है, तो गर्मी को सूंघ के आती है, तो ये क्या करते हैं, जब इनको पता चल जाता है कि हमारे ऊपर स्टिंगर मिसाइल आ रही है, तो वो आग का गोला फेंकने लगते हैं, जिसका जो इंफ्रारेड को मिसाइलों को अपनी ओर खींच लेता है, ये बच के निकल जाते हैं। तो भारत के जो हेलीकॉप्टर थे, 4 में से तीसरा जो हेलीकॉप्टर था, उसमें ये फ्लेयर वाला सिस्टम था वो नहीं लगाया गया था, और यही खतरा हो भी गया। हमारा पहला हेलीकॉप्टर बम बरसा के आ गया, फ्लेयर से बच गया। दूसरा भी फ्लेयर छोड़ के बच गया, बम बरसाया। लेकिन तीसरा जो जहाज था वो भीषण हमला किया, और उसके पास फ्लेयर भी नहीं था, लेकिन इतने हमारे वायुसेना के पायलट बहादुर कि वो नीचे जहाज को लाया, एकदम एक्यूरेट हमला किया। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, जो स्टिंगर मिसाइल थी वो 30
तीसरे हेलीकॉप्टर को हिट कर गया। पीछे से आ रहा चौथा हेलीकॉप्टर जो वो एरिया था पाकिस्तानियों के बंकर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन हम लोगों ने फिर अपना एक हेलीकॉप्टर खो दिया और उसमें हमारे बैठे जवान को हमारे जो जवान थे वो भी शहीद हो गए। भारत ने अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। भारत ने अपना फ्रांस निर्मित जहाज को लगाया जिसका नाम था मिराज 2000। एक्चुअली पाकिस्तान इस जहाज को खरीदने से इनकार कर दिया था, कहा था कि भैया बहुत बड़ा साइज का जहाज, हम इसको नहीं लेंगे। और भारत सरकार ने इस मिराज जहाज को वायुसेना ने लगाया। ये मिराज जहाज जो लेजर गाइडेड बम से हमला करते थे, तो ये सबसे बड़ा, आप कहिए तो वायुसेना का जो ऑपरेशन सफेद सागर था उसमें सबसे निर्णायक भूमिका मिराज 2000 लगाया। ये तो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों का बलात्कार कर दिया, ऊपर से ही मारा, इतना हमला किया कि कमर टूट गई कारगिल की लड़ाई में। कह रहे थे कि बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ा साइज है तो बढ़िया से तो धोबो किया है। और अभी याद रखो इसका बाप आ रहा है, बाप इसी का मिराज 2000 का राफेल पुरान हो गया, तगड़ा अभी और है। लेकिन वायुसेना को एक बात का और डर था कि 1965 की लड़ाई में हम लोगों ने एक छोटा सा हमला किया था जिसके बदले में पाकिस्तानी वायुसेना ने भीषण हमला कर दिया। इस बार उनके हमले से डर नहीं था। एक्चुअली दिक्कत क्या था कि पाकिस्तानी घुसपैठिए जो थे, उनकी नॉर्मल लाइट इन्फेंट्री के जो जवान थे वो घुस चुके थे पूरी हथियार को लेकर, और हम लोग को दिख भी नहीं रहा था। और अगर वायुसेना भारत की पाकिस्तान की दोनों घुस जाएगी तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, नीचे के घुसपैठियों को, क्योंकि हमारे जो जवान चढ़ रहे थे उनको तो ये पाकिस्तानी घुसपैठी मारिए रहे थे आराम से, ऊपर से उनकी वायुसेना भी मारने लगती थी। लेकिन इसीलिए भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस से अपने जो जितने भी घातक जो इंटरसेप्टर जहाज थे MiG-29 इसको तैनात रखा था कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना आएगी तो तुम उससे जाके लड़ जाना, कारगिल के एरिया में घुसने ही मत देना। इसी बीच सबसे भीषण घटना हुई थी भाई 24 जून 1999 को। हमारे दो जगुआर जहाज जो थे वो रेकी पे निकले हुए थे। इसी जहाजों ने क्या किया, उनको लगा नीचे एक तो गुलटेरी जगह था, इन जहाजों को लगा कि भाई नीचे काफी ज्यादा फौज है और वो नीचे काफी फौज का जमावड़ा था। तो जो आगे का पायलट थे वो काफी यंग थे, जो पीछे बैठे थे उनका नाम था, पायलट का नाम AK सिन्हा। तो AK सिंह जो थे ये थोड़े सीनियर पायलट थे। तो ये आगे वाला जो पायलट था वो गुलटेरी में जो फौज खड़ी थी उनका बहुत बड़ा कैंप था, नीचे पाकिस्तानी बहुत बड़ी फौज में खड़े थे, उन पर मिसाइल लॉक कर लिया। और आपको हम वीडियो में बता चुके हैं राफेल वाले में कि एक बार मिसाइल लॉक हो गया ना तो आप बच नहीं सकते, वो मिसाइलें खोज के मार देगी आपको। तो ये ग्राउंड पे एकदम लॉक कर लिया और इनने पूछा अपने सीनियर से कि हमने लॉक कर लिया है बहुत बड़े अड्डा को, कि हम इसे उड़ाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रुक जा एक बात बता, तुम उस साइड पाकिस्तान में हो, घुस गए हो कि इंडिया में ही हो? तो ये कहे कि हम तो पाकिस्तान वाले एरिया में घुस गए। कहा कि मत मारो, क्योंकि इस दिल्ली का सीधा आदेश है कि आप पाकिस्तान के एरिया में हमला नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि 1 साल पहले हम लोगों ने 1998 में परमाणु बम फोड़ा था, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थे, जैसे अभी ईरान के खिलाफ है, उस समय हमारे खिलाफ थी। और अगर हम लोग पाकिस्तान में घुस के मार देते तो ये तो एक तरह का ये तो ओपन युद्ध हो जाता। और अपने एरिया में मार रहे हैं तो पूरी दुनिया हमारा साथ देगी कि भैया हम अपने एरिया में आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो उधर मत मारो। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जहां ये पायलट मिसाइल लॉक किया था ना, ये हमारा एयरफोर्स का ही पायलट हुआ, एकदम नौछड़िया भी यंग था, जानबे करते हिंदुस्तान के यंग लड़का लड़े में कितना आगे। और किस्मत अच्छा था, नवाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री और उनके थल सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ, ये लोग उसी कैंपुआ में थे। सोचिए अगर सीनियर मना नहीं किया रहता तो जूनियरवा तो धो दिया रहता। अब आप याद समझिए थोड़ा, एक छोटा सा देश था ऑस्ट्रिया, जिसके यानी राजकुमार की हत्या कर दी गई। उस हत्या की वजह से प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। वही हाल था यहाँ, एक परमाणु संपन्न वाला दूसरे देश के परमाणु संपन्न के सेना अध्यक्ष को मार देने से कुछ खास बवाल नहीं होता है, क्योंकि सेना लड़ने के लिए, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करने पर बवाल हो जाता है। तो भयंकर बवाल हुआ रहता, क्या युद्ध का मोड़ लेता समझ में नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा हुआ। एक तरह से हम तो करते थे कि मारिए दिया रहता तो हो जाता, क्या हो जाता भाई, ज्यादा से ज्यादा। बट मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान जो ऊपर बैठे थे वो उनको मारा फिर हमारे एयरफोर्स हाँ, तो वालों हो ने? गया ना, चल रहा है ना, वो बता रहे हैं साथ साथ ऑपरेशन चल रहा था। टाइगर हिल तो कर ही नहीं, युद्ध लड़ते नहीं लड़े हैं 71 में, 65 में, 84 में, एक और लड़ते से क्या कर लेता पाकिस्तान यहाँ पे? ऊंट के मूतने से रेगिस्तान में बाढ़ थोड़े आता है, क्या कर लेंगे, इनके औकाते कितना है। ये सब तो चल ही रहा था, नेवी ने और अत्याचार कर दिया। नेवी ने अपना ऑपरेशन तलवार चालू कर दिया। ऑपरेशन तलवार के तहत भारतीय नेवी ने पाकिस्तान की ओर एंट्री मार दी, और यहाँ पर जो हमारे वेस्टर्न नेवल कमांड था और साउदर्न नेवल कमांड था, ये भी घुस गया अरब सागर में। और अरब सागर में
घुसकर पाकिस्तान का पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। भारतीय वायुसेना के पूरे युद्धक जहाज घुस गए सब वहां पर और नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। भारतीय नौसेना ने ऐसे मिसाइल मारा, जो पाकिस्तानी जहाज थे उनके बगल में मिसाइल जानबूझ के मारता था, जो उनके मर्चेंट वाले जहाज थे, जो उनका पेट्रोलियम लाने वाला था, सारा जहाज उधर ही रुक गया कि ना हम ना जाएंगे, नेवी उधर मार रही है। पूरी तरह से पाकिस्तान का इतना भयानक नेवल ब्लॉकेज था कि पाकिस्तान के पास केवल 6 दिन का पेट्रोलियम बचा था, नहीं तो उसके बाद उन लोग गाड़ी चलाते, लोग चलाओ ससुरा तुम्हारा पास, इतना भयानक काम किया था। तो नेवी के रोल को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान जो है वो मदद मांगने के लिए चला गया अमेरिका में। 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो वहां क्लिंटन साहब के पास पहुंच गया। एक्चुअली जो पाकिस्तान है ना, पहले अमेरिका का रखेल था, अभी वो चाइना का रखेल बन गया। पहले वो अमेरिका से फंसा था, तो अमेरिका से कहा कि इसलिए ना मदद करिए मेरा। अमेरिका के पास गया मदद करने के लिए, तो अमेरिका ने पूछ दिया नवाज शरीफ से, ये बताइए वो नॉर्दर्न इन्फेंट्री आपकी फौज घुसी है कि नहीं घुसी है? तो कहा कि हमरे फौज घुसी है, ये चोट्टा घुसा दिया बिना हमने बताइए। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि पाकिस्तान में जो सेना होती है ना, प्रधानमंत्री की भी वैल्यू नहीं देती है। कारगिल के लिए 10% जिम्मेदार जो थे वो नवाज शरीफ थे, 90% ई चोट्टा जिम्मेदार था। अपने को बहुत बड़ा का समझता था, सिकंदर द्वितीय चोट्टा, कहीं फांसी लग तो ये जो पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं कि अचानक से जो एक होता है जनरल, क्योंकि इनके मन में ना नफरत बड़ी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पाकिस्तान सड़ू है, चिड़ू है, नफरत वाला है। हम है प्यार करने वाले, वो है नफरत वाला, वो देख के ना बर्दाश्त नहीं करता। तो वो अब जब ये हमारे नवाज शरीफ और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की वो मीट हो गई थी ना, और वो बस चली गई थी, एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग स्टेप, एंड पीपल हैव टॉक्ड अबाउट इट लाइक फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम कि यार बस से गए, इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। बट अगर पॉलिटिकल वाले बंदे मिलके भी करते हैं ना, तो ये ऐसे जो होते हैं ना, जो अपने आप को समझते हैं वो हेट्रेड लेके चल रहे हैं, भैया वो उसी में पैदा हुए हैं, उसी में रहे हैं। तो हमारे भी तो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की वजह से, बट फिर भी हम दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। अब नहीं बनाना, और अगर कोई बढ़ाएगा ना, मोदी जी सीधे तलवार लेके हाथ काटो उनका, क्योंकि उन्होंने पीछे से तो यही करना। मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ गया है, मेरे को जोक्स पे हंसी भी नहीं आ रही, सही बता रही हूँ, कतई अलग तरह का रिएक्शन आ रहा है मेरा, बहुत गुस्सा चढ़ रहा है मुझे। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इंडिया ने दूसरे वाले जो जिनसे इंडिया ने बाद में एयरफोर्स वाले भेज के मारे, उन्होंने वो पहले क्यों नहीं भेजे कि नाश्तों ने बूस्ट कर दो, मतलब पहले ऐसी चीजें भेज के अपना नुकसान करा लिया ना इतने सोल्जर्स का। बट चलो ठीक है, वॉर में बहुत कुछ होता है, हाँ ऑब्वियसली हम तो इतना सही देख रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कुछ दिन में यहाँ पे। तो ये इनको तो पता था, ये तो बेचारा खुद अपने जनरल से डरते थे, जबकि ये इतना बड़का नमक हराम है कि इसको जनरल का पद नवाज शरीफ ने दिया था, जबकि ये सबसे जूनियर था जनरल की लिस्ट में, फिर भी इसको दिया। ये क्या किया, नवाज शरीफ को हटा के अगले साल खुद क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। हम बढ़िया से हुआ, ये तो तुम लोग यार अपने देश का नहीं है तो हम लोग का कहाँ से हो जाएगा। तो ये बिल क्लिंटन ने कहा कि सुन नवाज शरीफ, देर चक्कर मत कर यहाँ पे, तो पहले परमाणु बम फोड़ा है तो हम तोरा दिमाग खराब है, तू क्या समझता है, तू गलत काम करेगा हम तोरा साथ देंगे, पूरी दुनिया हमको नहीं थूकेगी, तू अपनी फौज पीछे बुलाओ। तो ये लोग अकेले रूम में बात कर रहे थे, तो बाहर में पाकिस्तानी जो इनके साथ जो गए थे सब चमचा बेलचा, वो कहते कि हाँ नवाज शरीफ हैं, इनको तो अमेरिका वैल्यू देगा, रखेल को तो कोई वैल्यू देता है, मुंह लटका के नीचे आए हैं, अमेरिका वैल्यू नहीं दिया, चलो फौज वापस बुलाओ। तब तक पगला ये चाइना गया था मदद करने कि हमको मदद कीजिए यहाँ पर, तब तक भारतीय जो थे सब टेलीकॉम वाले इसका बतिया रिकॉर्ड कर लिया सब। और भारत के अटल बिहारी वाजपेयी और यशवंत सिंह जो थे, जसवंत सिंह, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टेप सुना दिया कि ससुरा चाइना में कह रहा है कि हमारी फौज घुसी हुई है, और यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। यानी दुनिया के मैटर पे ये तो चौपट हो गए। लेकिन ये चोट्टा हटने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ये चाहता था कि हम चुनाव लड़े यहाँ पर। बताइए हमारी सेना कितनी बेहतरीन होती है, सर्जिकल स्ट्राइक करके आई तो मोदी जी बोलने लगे कि हमारी सेना की है, हमारी सेना की है, नेता कहने लगे सब मारे। लेकिन फौज ने कभी नहीं कहा। बहादुरी यही होती है भाई, बहादुर की पहचान जंग के मैदान में होती है, मीडिया में नहीं होती है। लेकिन ये मानता नहीं था। तो ये सऊदी अरब के राजकुमार जो राजा थे उस समय फहाद, उन्होंने फोन किया इसको कि रे चोट्टा कहीं का, तू शांति से रह जाओ, मैटर पे व्यवस्था कर देंगे। खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम तो नवाज शरीफ को टपका दिए रहते अगर ये बीच में नहीं आए रहते। तो सोचिए ये अपने प्रधानमंत्री को टपका रहा था, रे चोट्टा। ये अपने देश के नहीं है, ये बस नफरत के हैं जो इनके दिल में होती है ना, ये उस नफरत के हैं, ये अपने देश के भी नहीं है, किसी के नहीं है,
ये बस उस थॉट के हैं कि पता नहीं हमने इनसे क्या चुरा लिया है और क्या है इनका। But वो भी और एक- अगर वो ये पार्ट हासिल कर लेंगे तो उनको क्या ही मिल बट जाएगा। वो एक बता रहा है ना कि अभी वो वो बता जनरल रहे- ने किया है ये सब ज्यादा कांड। अरे जनरल नहीं, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि इनके होते ही हैं ऐसे कैरेक्टर्स विच आर सो फेनेटिक एंड सो फुल ऑफ हेट्रेड कि उनकी हरकतें ये है उनमें है। इट इज आज बीबी डन, गुस्से में। इट इज सेट। पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करा ली और पहली बार थोड़ी कराई है, हर बार होती है इनकी। इनको तो आदत हो चुकी है। चल आगे चल, मैं भी बोलूंगी। और उधर भारत की जो फौज ना कह के लेंगे मार रही थी एकदम बढ़िया से और धो रही थी जब पाकिस्तानियों को ना, तब उन लोग को समझ में आया कि भाई साहब बहुत बुरी फंस गए हैं। पाकिस्तान इनको लग रहा था, ये क्या कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली है। अरे ससुरे तू नहीं, तू का हम लोग का गर्दन पकड़ेगा। ये गनीमत मनाओ ना कि जितना हरामीपन तुम लोग करते हो ना, अगर भारत ने एक बार हरामीपन किया ना तो तुम लोग इतिहास में पढ़े जाओगे। एक देश हुआ करता था मैप से हटा देंगे। जैसे भारत में कैसे छोटा बच्चा को कहानी सुनाया जाता है, चंदा मामा दूर के, पाकिस्तान ऐसा था। बाबू हल्ला मत करो, नहीं तो पाकिस्तान की तरफ थुराओगे। सोच रहे तू लोग ना पूरी दुनिया में ना मुसलमानों का नाम चौपट किया तुम लोग। तू लोग की वजह से पूरी दुनिया में ना मुसलमानों को गाली दिया जाता है। इस चट्टा क्या करेगा, कहीं जाके बम फोड़ देगा। अरे यार तुमको इतने माँ के दूध में तो इतना गर्मी है ना, तो आओ ना हमारी फौज खड़ी है, काय लिए पीछे से हमला करता है। तो देखिए इन लोग पे भरोसा करना नहीं चाहिए। बिल्कुल 14 जुलाई तक पाकिस्तान के जितने हिजड़े घुसे थे उन सारे हरामियों को भारतीय सेना ने मार दिया। और राजनीतिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी ने तू बता ले पहले। मैं एक बात बताऊं, मैंने खान सर की जितनी वीडियोस देखी है ना, उसमें ये इतने एग्रेसिव कभी नहीं हुए और ये इतने मतलब क्या कह रहे हैं, गालियाँ वालियाँ भी नहीं देते हरामी। और मतलब जैसे एक ही सेंटेंस में ऐसी बातें नहीं बोलते, यूजुअली मुहावरे यूज़ करते हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि जो मैं अंदर से फील कर रही हूँ ना, ये भी वही फील कर रहे हैं वीडियो बनाते हुए। अब ये गर्म हो चुके हैं। ये कभी मेरा एक्चुअली मन पता क्या कर रहा है अभी कि मुझे वीडियो में क्या देखूँ, व्हाट एम आई एंटिसिपेटिंग। अभी बची है 8 मिनट की वीडियो और मैं पता क्या देखना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली में देखना चाहती हूँ कि जब हमने उनको मारा है ना और वो पाकिस्तानी मर रहे हैं, गोलियां पड़ रही हैं उनके ऊपर, मेरे को वो जब तक नहीं मैं देखूंगी ना तब तक मेरे को शांति नहीं पड़ेगी। अभी देखो मैंने क्या कितनी गूगल सर्चें मारनी है। ये खान सर टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये कभी एक्टिंग करी है कभी इन्होंने कहीं किसी मूवी वगैरह में? अगर आपको पता हो तो बताना यार। आई थिंक मतलब जो भी है, एक तो ये फैक्ट्स बताते हैं, स्टाइल से बताते हैं, बट जो बीच में एक्टिंग करते हैं ना, जो भी ये तरीके से बताते हैं, मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। That's his So I swag. think he can मतलब मेक अ मूवी और समथिंग। ही इज अ कैरेक्टर इन घोषणा कर दिया कि पाकिस्तान ने हमारे पीठ पे खंजर मारा था, हम उसके सीने पे गोली मारे हैं। ये देखने में व्यक्ति बूढ़ा था, इनको कम मत समझिएगा। बुढ़ापा में परमाणु परीक्षण करने वाला प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। हम उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी और उसी समय राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है। ये नसीब अब किसी को नहीं होगा जो एक साथ इतना योग्य राष्ट्रपति और इतना योग्य प्रधानमंत्री देखने को मिले। अब ये नसीब किसी को नहीं होने वाला है जो दो बड़े नेता इतने योग्य हो जाए। इन्होंने कह दिया 14 जुलाई को कि भैया ये ऑपरेशन हमारा विजय सक्सेस हो गया, लेकिन आर्मी ने कहा कि ना भाई सब पे भरोसा करना, ये पाकिस्तानियन पे नहीं। अब सेना ने एक एक करके घूमना चालू किया, कहाँ कहाँ पाकिस्तानी छुपे हैं सब। तो पूरी तरह से 26 जुलाई को सेना ने कहा कि एक को कुत्ता नहीं बचा है। इस ससुरा सब लाश लेने नहीं आया था अपनी फौज का, कह रहा था कि हमारी फौज नहीं है, जबकि जेब में आई कार्ड था कि पाकिस्तानी आर्मी नॉर्दर्न इन्फेंट्री। ससुरा कहीं अरे लाश तो ले जाते यार, हम लोग लाश दे सकते थे। भारतीय सेना की बहादुरी देखिए। पाकिस्तानियों ने जब 14 मई को हमारे पेट्रोलिंग पे गए कैप्टन सौरभ कालिया को पकड़ा था, चारों ओर से घेर लिया था, तो इन पर इतनी यातनाएं दिया था ना, इनके आंख निकाल लिए थे, इनके होंठ और जीभ काट लिए थे, कान काट लिए थे सर, नाखून निकाल लिए थे सर, इनके कपड़े उतार कर इनके गुप्तांगों को काट लिया गया था, इनके लाश के टुकड़े करके बोरा में भर के फेंक दिया गया था। इन हरामी पाकिस्तानियों ने इतना गलत काम किया जो युद्ध इतिहास में कभी ऐसा नहीं है, युद्ध के नियम में नहीं है ऐसा। जबकि भारतीय सेना जब अपना सर्च ऑपरेशन कर रही थी, जो कुछ पाकिस्तानी जो थे मर गए थे, कुछ घायल थे, जो अपने आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्हें इज्जत से पानी पिलाया, उन्हें इज्जत से दफनाया, उन्हें पहले पाकिस्तान को कहा कि आप अपनी फौज को ले जाइए। It is very clear that Pakistan is fully aware of the identities of these bodies, but they do not wish to acknowledge this fact, as it would immediately expose the army's involvement in Kargil. नहीं ले गया तो उन्हें इज्जत से दफनाया गया। لا إله إلا الله
Today, we're carrying out the burial of 7 Pakistani soldiers who have laid down their life in combat here as a mark of respect to the soldiers who have died. ये फर्क होता है एक जानवर और एक इंसान में। हम सही सबको बात ये कर फर्क दी आपने। बना के 100 रखना बातों की एक होगा, तभी बात। अलग पहचान है। हम जब भी हिंदुस्तानी अगर विदेश में जाते हैं तो इज्जत के नज़र से देखे जाते हैं, और ये पाकिस्तानी जब भी जाएंगे सबके नज़र से देखा जाएगा। 4 बार सिक्योरिटी जांच होगा कि चोट्टा बम लेके तो नहीं आया। ये इंसानियत बरकरार रहना है। दुश्मनी की आड़ में हमें पाकिस्तान से बेहतर बनना है, न कि पाकिस्तान से खराब बनना है। ये इंसानियत हमारी सेना की बरकरार रहनी चाहिए, जो उनके अंदर कूट कूट के भरा है। इस लड़ाई में घाटा क्या हुआ? पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए, अमेरिका से उनका रिश्ता खराब हुआ, पूरी दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर से फेथ खत्म हुआ, पूरी दुनिया को लग गया कि ये जम्मू कश्मीर और सियाचिन पर रास्ता रोकना चाहते थे, तो क्या रोकेगा हम लोग का? इन लोग की डिप्लोमेसी फेलियर हो गई, और सबसे बड़ा जो घाटा लगा इन लोग को, वो इनके आर्मी में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। इनके वायुसेना को पता ही नहीं था, नौसेना को पता नहीं था कि कारगिल में युद्ध होने वाला है। ये तो ससुरा है, बस इसका मन बड़ा ही था, ये कर दिया। लेकिन भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के साथ भी कई समस्याएं थी। पहला कि भारत के लिए वेदर एकदम खराब था, मौसम पूरी तरह खराब था, हाइट इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग हाइट पे चढ़ रहे थे तो हाइट की वजह से प्रॉब्लम हम लोग को फेस हो रहा था युद्ध के वक्त में, और ऑक्सीजन वहाँ कम हो जा रहा था, और हम लोग तो रेडी ही नहीं थे लड़ाई के लिए। और अचानक हो गया, कौन रेडी रहेगा भैया? फरवरी में हम लोग मिलने गए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ जाके प्रधानमंत्री से गले मिल रहे हैं, हमको क्या पता तुम खंजर घोंप देगा यहाँ पे। और जो हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर है, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तानी की आर्मी जिम्मेदार है, लेकिन हमारे देश के इंटेलिजेंस भी जिम्मेदार है। तुम जासूस किस काम कर रहे कि तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान की हजारों फौज घुस गई, वो आर्टिलरी लेके चले आए, एमुनेशन लेके चले आए, मिसाइल लेके घुस गए, हमारी फौज चुपचाप मुंह देख रही है। हमारी फौज तो बहादुरी से लड़ी, जो जासूस थे सब, इंटेलिजेंस, वो चोट्टे कहाँ मर गए थे सब। और ये हमेशा से यही होता है। 1962 की लड़ाई हम लोग को मुंह की खानी पड़ी यही जासूसों की वजह से। 1984 में ये ससुरे सियाचिन में घुस गए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे सब छोड़िए, 2008 में देखिए ना, मुंबई में जब हमला हुआ तो हमारे जासूसों को पता ही नहीं था कि अजमल के साथ घुस गया, हमला कर दिया, चोट्टा सरकारी नौकरी लेना है, कोनो काम का नहीं है सब अधिकारी। इनको ले आके हम तो रहते ना वहाँ पे, हमारे पास पावर रहता ना, हम तो जितने अधिकारी हैं ना ससुर, इनको जिस तरह से पाकिस्तानियों को भूने थे ना, उस तरह भून देते ससुर। तुम क्या कर रहा है? क्योंकि हम युद्ध जीत सकते हैं। हमारे इतिहास में एक और शौर्य गाथा लिखी जा सकती है, लेकिन उन माओं की गोद जो सुनी हो गई, हम कभी नहीं लौटा सकते उन चोट्टे जासूस इंटेलिजेंस वालों की वजह से। बस नौकरी हो गया ना, सरकारी नौकरी, नौकरी से बाहर मेहरारू संगे घूमो, हम लोग हाँ कैसी हो देश बाहर में जाए। आज के वक्त में देखेंगे तो काफी तकलीफ होता है। आप कभी फौज में जाइएगा ना, वहां पर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके जो पूजा स्थल होते हैं ना, एक पास होते हैं, वहीं पर आपको नमाज पढ़ना है, उसी के बगल में पूजा करना है, वहीं पे गुरुद्वारा में जाना है, एक ही होता है कैंपस, उसी में सब होता है। और यहाँ हम लोग मरे जाते हैं, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तो ये अरे यार क्या करे, तो कुछ तो सिखों से सीखना चाहिए। ये दे आर बॉर्न फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए जन्म, इतनी सेवा करते हैं ये समाज की जिसका कोई हद नहीं। काफ़ी तकलीफ होता है जब इतनी बहादुरी से हमारे जो फौजी जो देश पे लड़ते हैं, हमारे देश के अंदर कुछ मामूली नेता के चक्कर में हम लोग आपस में लड़ लेते हैं। हम एक बात बताइए, मेरा ये वाला हाथ काटिए या ये हाथ काटिए, तकलीफ तो हमें होगी ना। तो हिंदुस्तान के किसी भी धर्म का व्यक्ति मरे, तकलीफ तो भारत माँ को होगी। हमें इस बार काफ़ी तकलीफ हुआ। एक्चुअली हम 6 जुलाई को हम पटना गए हुए थे। तो जैसे पटना में एंट्री किए ना, तो वहाँ चेक पोस्ट चल रहा था, तो मेरी चेकिंग वगैरह थी, तो हमको भी चेकिंग हुआ, तो मेरा सब कुछ था, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। एक फौजी भाई का कोई नॉर्मल सा कोई पेपर था जो छूट गया था, तो फौजी वो कह रहा था पुलिस वाले से कि मेरा केवल पेपर छूट गया है, आप हमको जाने दीजिए, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो कह रहा कि नहीं जाने देंगे, फाइन भरो, ये करो। अब वो बहस थोड़ी करेगा वो लोग यार, न तो एक झापड़ देगा तो सूझ जाएंगे ये लोग। लेकिन बेचारा उससे लिए हम कहेंगे सर हम आपको दे देते हैं, तो कहा कि देखो पैसे का प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ इस बात की है कि हम अगर देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और हमारा एक पेपर छूट गया है, तो ये आपको नियम कानून तो रिस्पेक्ट। अभी वो भाई ऐसा दे ही रहे थे ना फौजी, तब तक एक तो नेता विधायक का गाड़ी गया, वो रोका तो गरिया दिए, रे हमारा गाड़ी रोकेगा, चुपचाप सटक गए यहाँ पे। अजब हाल है यार। फौजियों के प्रति इज्जत रखनी चाहिए, कहीं पे भी उनके लिए इज्जत हमेशा रहनी चाहिए। एक आम नागरिक से ज़्यादा उनकी इज्जत होनी चाहिए।
जिस वक्त करगिल की लड़ाई हो रही थी, वो पहली लड़ाई थी जो हम लोग टीवी पे देखे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे पूरे देश की जनसंख्या को युद्ध के माहौल को दिखा दिया, जिससे कि हम सब एक हो गए। उस वक्त से बरखा दत्त एक पत्रकार होती थी, अभी भी हैं वो काफ़ी रिपोर्टिंग करती थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग 15 अगस्त के दिन प्रोग्राम लिए थे, तो छोटे छोटे थे, तिरंगा लेके भाषण देने गए थे। हम अभी बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भारत देश बचाएंगे। करगिल की लड़ाई को देख के हम लोग के मन में भी एक देशभक्ति का जुनून आ गया। ये सोच लिए कि हम भी जाएंगे तो फौज में ही जाएंगे। इसीलिए हम लोग जब 10th पास किए तो एनसीसी किए। एनसीसी में सी सर्टिफिकेट, फायरिंग वगैरह सब वहीं सिखाया, हथियार के बारे में हम लोग को। उसके बाद एनडीए का एग्जाम दिए लोग, ताकि हम लोग जाके एक ऑफिसर रैंक की जॉब ले सकें आर्मी में। तो एनडीए का जब आप एग्जाम देंगे ना, तो एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है एसएसबी, वो इंटरव्यू लेती है 5 दिन का। उसके बाद आगे आपको रोक लेती है मेडिकल के लिए। तो हम इलाहाबाद गए थे एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ चेस्ट नंबर वगैरह सब मिलता है। तो वहाँ पे जब गए थे तो इंटरव्यू वगैरह में, लेकिन बाद में काफ़ी खुशी हुआ वहाँ पे कि हम यहाँ आ गए, कुछ ही दिन बाद हम फौज में ऑफिसर हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब मेडिकल में गए ना, तो मेरा हाथ टेढ़ा है। अगर आप देखेंगे ना, मेरा हाथ काफ़ी टेढ़ा है, यहाँ पे 21 डिग्री का एंगल है। मेडिकल अनफिट के वजह होने की वजह से हमको छाट दिया गया। मेरी ज़िंदगी का ना एक सपना ही टूट गया, भाई फौज में जाना चाहते। हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो हमारे जो एनसीसी के सर थे, सूबेदार सुनील सिंह राजपूत, वो राजपूत रेजिमेंट के थे, उनको कॉल किए कि सर हम एनडीए में, अब हम हमारा हाथ तो टेढ़ा है, अब तो हम कभी नहीं जा सकते, ना एनडीए से जा सकते ना सीडीएस से। कहे कोई बात नहीं, तुम आगे अब फर्दर कुछ और देखो। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम भी गए थे, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब इतने महान लोग का नहीं हुआ, तो थोड़ा सा अपने आप को समझाने का एक हिम्मत आया कि नहीं, अब हम भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए। इन्होंने बहुत कुछ किया, हम लोग तो इनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि जहां भी रहें, आप फौजियों के लिए एक रिस्पेक्ट बनाए रहें। हम लोग के घर के आगे से जब करगिल के वक्त में गाड़ियां भर भर के जाती थी, ट्रेन ना, हम लोग ट्रेन के ट्रैक के किनारे खड़ा होकर सब लोग सैल्यूट करते थे, जय हिंद सर। छोटे छोटे हम लोग थे। तो अभी भी आप भी जहाँ रहिए उनके रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो वहाँ खड़े हैं, हमारी बदले की तकलीफ वो अपने सर झेल रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू खान सर। यार बहुत ही बढ़िया थी, बट हैवी डोज। मतलब वही है ना कि जो हुआ है वो हम सबको पता है। उतना डिटेल में, चलो इतने डिटेल में तो शायद नहीं पता था, बच्चे थे हम भी, बट पता तो था और गुस्सा तब भी चढ़ा था। बट अब ऐसे सुन के ना और गुस्सा चढ़ता है। और एक्चुअली में वो बहुत, मतलब देशभक्ति की फीलिंग तो आती है, क्योंकि हम सेफ रहे हैं यार, और हमारे बदले कोई और लड़ा है। और ऑब्वियसली लूजिंग समवन फॉर कंट्री, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा इमोशन हो, बट यू आर स्टिल लूजिंग समवन। तो ऐसा नहीं होता कि भैया जो भी है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। इमोशनल हो जाती है ऐसे टॉपिक पे। और आज सुबह टिनटिन, जो इसका बहन का बेटा है, छोटा सा 6 साल का, वही बोल रहा था मुझे कहीं से मिसाइल ला दो, मैं मतलब पुतिन के पास जाऊंगा, रशिया में मिसाइल ले आऊंगा। मतलब वो इमोशन छोटे छोटे बच्चों में भी है। मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि 2 बातें, ठीक है, और जो आज ये तू बात बता रहा है ना, वही वो बात कर रहा था मुझसे, दोपहर को भी बात कर रहा था। तो कई बार हम ऐसा होता है कि हम एक चीज़ सुनते हैं, हमें वो सुन के अच्छी नहीं लगती। अब जब मैंने ये पूरी वीडियो देखी तो आई एम ऑल्सो फिल्ड विद एंगर, ठीक है, बट व्हेन ही वाज शोइंग दैट इमोशन आज सुबह, तो आई वाज फीलिंग कि यार छोटा बच्चा है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ बैकग्राउंड क्या है। तुम्हारी लाइफ स्टैंड स्टिल पे हो जाती है यार। मतलब उसको स्कूल जाना है, वो स्कूल नहीं जा सकता, अब वो कहीं बाहर नहीं जा सकता। अगर आपको बाहर से कुछ चाहिए तो आप नहीं ले सकते। वहाँ पापा की ड्यूटी लगी है, वो हो चुका है, जहाँ मोदी जी आ रहे हैं वहाँ ड्यूटी लगी है, तो वो बोल रहे हैं मैं आपको जाने नहीं दूंगा। वो कह रहा है कि अब आप नहीं जा सकते जब तक कि सारे के सारे मिलिटेंट बाहर नहीं जाते। तो दे आर लिविंग इन फियर एंड नोबडी वांट्स टू लिव इन फियर, ठीक है। तो एक तो ये मेरे घर का छोटा बच्चा है जो ये बोलता है, और आज वो ये बोल रहा था कि मैं तो अपने स्पोर्ट शूज डाल के भाग के जा रहा हूँ, मैं कुछ भी करके मिलिटेंट्स को, पहले मैं अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके सेना इकट्ठी करूंगा और उसके बाद मैं मिलिटेंट्स को मार दूंगा। तो मैंने उसको बोला कि तू ऐसे बच्चे की तरह घूमता हुआ चला जा, तुझे गन वन लेने की ज़रूरत नहीं है, और तू ना उनके मिलिटेंट्स के खाने, वो तेरे को बंद कर देंगे अंदर अपने वहाँ पे, तू उनके खाने में ना जहर मिला देना, वो सारे खाना खाएंगे और मर जाएंगे। मैं तो बोल देती हूँ ना। तो कह रहा है कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया, बट मासी जहर कहाँ से मिलेगा। तो बच्चे हैं, दे नेवर स्टॉप। तो हाँ, मैं आपको इमोशन बता रही थी, रुक जा। क्या इमोशन है तेरा? तो एक तो ये इसकी कहानी आज की थी, ठीक है। एक बहुत टाइम पहले, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, लॉकडाउन में
हम सारे कजन्स ने एक ग्रुप बनाया, मीटअप किया ऐसे ही, मतलब वीडियो कॉल ये वो। तो वहाँ पता चला मेरा एक कज़न है गुन्नू, उसकी बेटी वो ऐसे बोलती है, उसने डोगरी भाषा है हम जम्मू के लोगों की, ठीक है। तो ना वो बोलता है कि चलो चलो बुआ को बोल के बताओ। तो वो ऐसे बोलती है कि कुट कुट के टुआ पंदू, अब ये नहीं बोल सकती ना इसमें, बोल सकती है, बोल जो वो बोल रहा कहती है, वो कहती है कुट कुट के पाकिस्तानियों को मार दूंगी, कुट कुट के। मतलब वो ना डोगरी एक्सेंट में छोटी बच्ची ये बोलती है कुट कुट के पाकिस्तानियों को मार दूंगी, क्योंकि हम लोगों ने स्कूल जाते हुए बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं। माई ब्रदर वॉज परफॉर्मिंग जिमनास्टिक्स इन जम्मू स्टेडियम and there were 14 bomb blasts. He was only 8-9 years old. So we have seen that terror. तो ये देख के सामने देखे हैं? हाँ, 14 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे स्टेडियम में, परफॉर्मेंस हो रही थी। कम से कम 1000 बच्चा तो स्कूल का ही होता है, बाकी जो लोग देखने आए होते हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर जो भी होता है वो अलग चीज़ है। बच्चे की बात कर रही हूँ, स्टेडियम में स्टैम्पीड से ही ज़्यादा लोग मर गए थे, बम से क्या मरेंगे। और ये लोग तो एक दरगाह है वहाँ से भाग भाग के दूसरी डायरेक्शन में भाग भाग के निकले, एंड देन आफ्टर 4 hours दे वेंट समवेयर इन समबडीज हाउस, और वहाँ से इन्होंने कॉल करके बताया कि हम ठीक हैं। आप ये सोचो कि पेरेंट्स का क्या हाल हुआ होगा 4-5 घंटे, जब हमें न्यूज़ में पता चल गया है कि उस इतने से स्टेडियम में 14 ब्लास्ट हुए हैं और तुम्हारा बच्चा वहाँ फंसा हुआ है। तो इन्होंने मेरे साथ बहुत किया है। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मोदी जी से, मेरा फिर इमोशन चेंज हो चुका है, मेरी आवाज़ चेंज हो चुकी है, जो है वो है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मोदी जी अब एक उंगली उठाई ना इन्होंने, तो मैं बोल रही हूँ कि इनको नहीं, इनके पूरे देश को ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। इतना बड़ा गड्ढा बना दो कि वहाँ पे कोई पैदा ही ना हो, ख़त्म, नामो निशान मिटा दो। बिल्कुल सही बोलते हैं, नामो निशान मिटा दो। काफी हम आपके साथ हैं। टोन पे ये खत्म यार मेरे को तो मैं बड़ी हाई हो रही हूँ, पता मेरा कल बीपी लो हो गया था। अब मैं सोच रही हूँ मैंने कल क्यों नहीं देख ली वीडियो यार, मैं तो सेट हो जाती, मेरे को लिम्का भी नहीं पीना पड़ता। बट ठीक है, क्या है ये, हमने सहा है और जिया है, तो है हमारा एक्सप्रेशन ऐसा, जो करना कर लो पाकिस्तान के लिए। तो थैंक यू खान सर फॉर एजुकेटिंग अस एंड थैंक्स फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। मगर हर बार ऐसे सीरियस वीडियो रिएक्शन के लिए सजेस्ट करोगे तो कब तक संभालता फिरूंगा। मैं तो काले लाल हो गई है, गर्मी निकल रही है यार कीजिए। मगर हाँ प्लीज़, जैसे वो कह रहे हैं कि आर्मी और उन लोगों के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एंड वी शुड बी अवेयर कि कितने लोग वो चीज़ अपनी लाइफ खो रहे हैं। छोटी सी कहानी मेरी भी है। हैदराबाद में बैठा था, अपने चिल बियर पी रहा था, टीवी देख रहा था, और वहाँ पे मेरे दोस्त नवदीप सिंह, लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की फ़ोटो आ रही थी, और वो हमारे साथ होटल मैनेजमेंट किया। मतलब मुझे नहीं पता था कि हमारा कोई साथ का होटल मैनेजमेंट करके कोई आर्मी में जा रहा है, बट पंजाब के लोगों में ऐसा होता है कि उनके एक फैमिली में से एक मेंबर जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो उसकी फ़ोटो आ रही थी एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। मैं इसको बता रहा था कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वही बता रहे हैं नहीं बता रहे, और मैं 2-3 मिनट के लिए लॉस्ट हो गया था कि ये सच में ये बोल रहे हैं कि ही लॉस्ट हिज लाइफ इन अ जो भी वहाँ पर एक अटैक हुआ था, और उसमें ही वॉज द ओनली वन हु लॉस्ट हिज लाइफ। और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था वो देख के। तो जब तक शायद हम लोग वो चीज़ आसपास के लोगों में एक्सपीरियंस नहीं करते, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हाउ मैनी पीपल आर सेक्रीफाइसिंग फॉर यू। सो विद द लाइफ दैट यू आर एंजॉइंग यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट, जैसे खान सर बोल रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन। काफ़ी सीरियस रहा मगर काफ़ी इंफॉर्मेशनल भी, एंड थैंक्स खान सर फॉर मेकिंग दिस वीडियोस। बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ये पाकिस्तान करी